हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास में हमारा टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, और इसमें हमने पुरापाषाण काल के बारे में पार्ट 1 में पढ़ लिया था वीडियो के। तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज। युक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ कहते थे। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चालसिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। यानी कि जो मध्य पाषाण काल था, इसमें जो प्रयुक्त होने वाले उपकरण थे, औजार थे जिनका यूज किया जाता था, वो आकार में बहुत ही छोटे होते थे, और इसी कारण इसे लघु पाषाणोपकरण या माइक्रोलिथ भी कहते थे। पुरापाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ थे वो तो थे क्वार्टजाइट, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसकी जगह पे जो होते थे वो होते थे जेस्पर, एगेट, चर्ट, चालसिडनी। ये पदार्थ प्रयुक्त होने लगे थे, तो इतना डिफरेंट इनमें था। अब आगे आता है, इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल में ही कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली बांदा एवं विंध्य क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं। इस समय के जो उपकरण थे वो इन जगहों पे प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो उसके बाद आगे आता है, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अस्थिपंजर। अस्थिपंजर बोलते हैं हड्डियों के ढांचे को, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको बोलते हैं अस्थि पंजर। तो ये चीजें प्राप्त हुई हैं, ये अवशेष प्राप्त हुए इन जगहों से। मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। पुरापाषाण काल की तरह ही मध्य पाषाण कालीन जो जीवन था वो भी शिकार पर ही अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। मतलब इन चीजों का शिकार करते थे और इससे ही अपना जीवन यापन करते थे, निर्भर थे इन्हीं चीजों पर भोजन के लिए। अब आगे आता है, जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो केरल से मिला। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब सबसे पहला मानव का प्रमाण मिला है वो मिला है केरल से, जो 70,000 साल पुराना होने की जिसकी संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों यानी कि जिनको जीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, गुणसूत्रों को से पूरी तरह मिलते हैं। यानी कि जो मानव प्राप्त हुआ है, जिसके अवशेष प्राप्त हुए केरल से, तो वो 70,000 साल पुराना होने की उसकी संभावना है। और जो वो व्यक्ति है उसके जो जीन्स मिलते हैं वो अफ्रीका के प्राचीन मानव के जीन्स से पूरी तरीके से मेल होते हैं, पूरी तरीके से उससे मिलते हैं। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांबर राजस्थान में पौधे बोने का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। यानी कि जो सबसे पहले कृषि का जो यूज किया गया था उस टाइम पे, तो इसकी जो संभावना है सबसे पहले जहाँ पे पता चला कि अच्छा कृषि भी हुई थी, तो वो है सांभर राजस्थान में जो है वहाँ पे पौधे बोने का है, कि वहाँ पे पौधे बोए गए थे, जो कि ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। आगे आता है, 3,000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच सिंध घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ, यानी कि आर्यों का प्रवेश जो हुआ उसके बाद ही हुआ था, इससे पहले नहीं थे वो आर्य यहाँ पे। वेदों में हमें उस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। जो वेद हैं उसमें भी इस काल के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, तो वेदों से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। आगे है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि
कुछ चीज़ें मिल गई थी, जैसे सांबर राजस्थान में कि बोने का कुछ संकेत मिल गया था कि हाँ यहाँ पे कृषि हुई थी। और पशुपालन लोग करते थे, जिस हिसाब से गाय भेड़ आदि पशुओं का शिकार कर रहे थे, उन्हें पाल रहे थे, तो लगता था कि वो पशुपालन भी करते थे। और ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं इसको, दूसरा नाम बोलते हैं अंतिम संस्कार। यानी कि जब हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार, जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है और उसके परिजनों के द्वारा ये संस्कार संपन्न किया जाता है, तो इसे बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। तो इसका मतलब है कि वो लोग भी इस क्रिया से परिचित थे, क्योंकि वहाँ पे जो समाधियाँ बनी हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वो लोग भी इस क्रिया के बारे में, अंतिम संस्कार के बारे में जानते थे। आगे आता है, मानव अस्थिपंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर हैं। अब अस्थिपंजर मैंने बोला कि कंकाल या हड्डियों का ढांचा, अस्थिपंजर उसको बोलते हैं। तो अस्थिपंजर जो हुए वो मानव के अस्थिपंजर तो प्राप्त हुए, लेकिन कहीं कहीं कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि पहले से ही मनुष्यों के और इन जानवरों के बीच क्या है, ये संबंध है, ये लोग सहचर हैं, साथ में रहने वाले हैं। बागोर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों के द्वारा भेड़ बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिलता है कि ये लोग भेड़ बकरियां रखते थे। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि मध्य पाषाण जो युग था उस संस्कृति के महत्वपूर्ण वो जगह कौन कौन सी थी, तो आइए जानते हैं। तो स्थल का नाम है बागोर, ये है राजस्थान में। दूसरा है लंगनाज, गुजरात में है। सराय नाहर राय चौपनी मांडो महगढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका आदमगढ़ ये है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ स्थल हैं और उनके क्षेत्र हैं जो वहाँ पे बताए गए हैं। अब आगे आता है हमारा नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक और नॉर्थ स्टोन एज। साधारणतया इस काल की सीमा 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। जो नवपाषाण काल या जिसको उत्तर पाषाण काल भी बोल रहे हैं, तो ये 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच इसकी क्या मानी जाती है, सीमा मानी जाती है कि इस टाइम की ये बात है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो यूनानी भाषा का नियो शब्द है इसका मतलब होता है नवीन, यानी कि नया, या उसको नव भी बोल सकते हैं। इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। ये कारण इसका है क्योंकि जो यूनानी भाषा का नियो शब्द है इसका मतलब होता है नवीन, नया। आगे आता है, इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। यानी कि जो इस काल की जो सभ्यता का जो उपकरण था, प्रस्तर उपकरण था, वो सबसे पहले प्राप्त हुआ ली मेसोरियर को, और उन्हें प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदी है उसमें, उसकी घाटी से इन्हें ये उपकरण प्राप्त हुआ। इसके बाद 1872 ईस्वी में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इन्होंने बताया कि उत्तर पाषाण जो कालीन था वहाँ की सभ्यता इस जगह पे बसी हुई थी, तो उन्होंने उस क्षेत्र को मुख्य उसके बारे में, उस सभ्यता का मुख्य स्थल उसको घोषित किया, कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को। अब आगे आता है, इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु जो हैं, जो वो सभ्यता थी जो फैली हुई थी, वो है कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। ये जगह भी क्या है, उस सभ्यता की मुख्य केंद्र बिंदु मानी जाती हैं। अब आगे आता है ताम्र पाषाणिक काल, यानी कि कॉपर स्टोन एज। अब कॉपर स्टोन एज से ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर। तो तांबे और पत्थर का जो काल था, तो उससे मिला जुला ही ये वर्ड बना है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य ने पत्थर के बने हुए औजारों का भी प्रयोग किया, उसके साथ ही
तांबे से बने हुए औजारों का भी प्रयोग किया, तो उस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाणिक काल। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा, यानी कि सबसे पहले जो धातु जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई वो है तांबा, यानी कि सर्वप्रथम इसी धातु से औजार बनाए गए, यही औजार बनाने में प्रयुक्त की गई। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया, यानी कि तांबे का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे आता है, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में अहाड़ा एवं गिलुंड नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा एवं एरड़ स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जगह पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे भी खुदाई की गई। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृद भांड ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अनेक मृद भांडों में सर्वोत्तम माने गए हैं। यानी कि जो मालवा से खुदाई करने के पश्चात जो मालवा से प्राप्त हुए मृद भांड बोलते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तनों को। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो जो खुदाई से प्राप्त हुए मालवा जगह पे जो खुदाई की गई, तो वहां से जो मृद भांड प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, तो उनसे ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अनेक जो मृद भांड हैं उनमें ये सर्वोत्तम माने जाते हैं। कौन से? जो मालवा की खुदाई में निकले हैं। अब आगे आता है, इस संस्कृति का समय 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के करीब माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण भी है, पर कुछ भाग जैसे दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ग्रामीण यानी कि गांव का परिवेश जहाँ पे होता है वैसी सभ्यता इसको माना जाता था, लेकिन जो दो जगह हैं दायमबाद और इनाम गांव, तो यहाँ पे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नगरीकरण बोलते हैं जब नगरों का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल के नगरों का विकास होता है, और शहरीकरण जिसको बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो उसको नगरीकरण बोलते हैं। बनास घाटी में स्थित आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहाड़ एवं ताम्बवली के लोग पहले से ही धातु के विषय में जानकारी रखते, तो इससे ये पता चलता है कि जब वहाँ इस तरीके की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई, चूड़ियाँ प्राप्त हुई और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई, तो पता चलता है कि ये लोग धातु के विषय में जानकारी रखते थे, तभी उन्होंने उनसे इस तरीके की चीजें बनाई। अब आगे आता है, आहार संस्कृति की समय सीमा है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। गिलंडू जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये वहां की आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। जगह का नाम है गिलंडू। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। तो जो ये अवशेष मिले इनसे पता चलता है कि ये लोग जो करते थे खेती करते थे, तो खेती में गेहूं, धान और दाल की खेती इनके द्वारा की जाती थी। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट ऐसे जानवर पालते थे। और जो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी यहाँ मिला है कि 5 कमरे थे उस मकान में। तो इस तरीके से चीज़ों से मिलता है कि सामान्यतः जो वहाँ का परिवेश था वो ग्रामीण ही था, ग्रामीण संस्कृति थी। नगरीकरण का विकास वहाँ उस टाइम पे नहीं हुआ था। आगे आता है, चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृद भांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियां एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से भी परिचित थे। जब इस तरीके की वहाँ चीजें मिली हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग कताई, बुनाई के बारे में भी जानते थे। इस तरीके के व्यवसाय से भी वो परिचित थे, उनको जानकारी थी। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। जैसे अब के समय है तो जो शव होते हैं उनको घर से बाहर
कहीं दफनाया जाता है सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे मानव बस्तियां ना हो, दूर ही दफनाया जाता है। लेकिन उस समय का जो है वो घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। तो इस तरीके के उनके कुछ शायद नियम रहे होंगे कि जिस तरीके से बताया गया कि जो भी वहाँ पे दफनाए जाते थे, तो जो दक्षिण भारत में प्राप्त शव है उनके जो शीश होते थे, सर का साइड होता था वो पूर्व की ओर होता था, और जो पैर होते थे वो पश्चिम की ओर होते थे। और महाराष्ट्र में जो शव प्राप्त हुए उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता है शवों का, और जो पैर होते थे वो होते थे दक्षिण दिशा की ओर। अब आगे आता है, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। इस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। अब राजस्थान और मालवा से जो मिट्टी की निर्मित मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई, तो वो हुई थी वृषभ देव की और मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो इन मूर्तियों से ऐसा लगता था कि वो लोग इनकी पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। तो ये अलग अलग तिथि क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से इनका काल विभाजन है। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, यानी कि इसके बाद से ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी वो खत्म हो गई और उसको वो नष्ट हो गई। केवल जौरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक बची रह सकी। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। जो सबसे पहले विभिन्न तरह के चित्रित कलाकृतियों वाले जो बर्तन मिलते हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं वो ताम्र पाषाणिक काल के ही मिलते हैं। उससे पहले के किसी भी ऐसी चीजों पे कोई भी चित्रकला नहीं की गई थी। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना की, यानी कि इस टाइम के जो लोग थे उन्होंने जो भारतीय प्रायद्वीप थे वहां पे गांव की स्थापना की, गांव का विकास हुआ उस टाइम पे। अब कुछ संस्कृतियां हैं वो किस काल से किस काल तक चली, ये हम पढ़ते हैं। पहला है आहार संस्कृति, लगभग 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है कायत संस्कृति, लगभग 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है मालवा संस्कृति, लगभग 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व। चौथा है सावलदा संस्कृति, लगभग 2300 से और 2200 ईस्वी पूर्व। पांचवा है जोरवे संस्कृति, लगभग 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। छठवा है प्रभात संस्कृति, लगभग 1800 से और 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। सातवां है रंगपुर संस्कृति, ये लगभग 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो सारे काल हैं, प्रागैतिहासिक काल में जो 4 काल आते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो होता है वो पूरे डिटेल में उनको रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बारे में इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।